Okay, now listen carefully. Question number 23. Draw the v versus time graph for the constant velocity and explain it. ठीक गलत है. Constant velocity and explain it. तो देखो velocity versus time graph और जिसमें देखो you can see कि ग्राफ वेरी नहीं हो रहा है, टाइम भले बढ़ रहा है, velocity remains same at u. है ना? So suppose there is an object moving with the constant velocity u. Its velocity versus time graph is shown in the figure, which is straight line again and parallel to the time axis. अगर velocity constant होता है तो velocity versus time graph time axis को क्या होता है? Parallel होता है. You can see this blue line is parallel to this horizontal line time axis. Yes or no? Okay. Now आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि v versus t ग्राफ में दो चीज होती है. एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया. स्लोप यानी कि y क्वांटिटी ओवर x क्वांटिटी, वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट गिव यू एक्सेलरेशन. एक्चुअली में चेंज इन y, चेंज इन x, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन. और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज. आया समझ में? एरिया जब भी करते हैं y क्वांटिटी इंटू x क्वांटिटी, y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वैसे वो भी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम. तो डेल्टा v इंटू डेल्टा t, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x. क्या देगा वो? डेल्टा x. आया समझ में? तो देखो लिखा है ना, देयरफॉर एरिया, एरिया कितना हो गया? रेक्टेंगल का एरिया. तो व्हाट इज द लेंथ? यहां से लेके यहां तक का कितना है? 0 से लेके कैपिटल T टाइम है और यहां से लेके यहां तक का, नीचे 0 ऊपर u है. तो व्हाट इज द एरिया? u इंटू टी, ut, विच गिव यू नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल. नॉट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट विल गिव द प्रूफ. आपको कैसे पता चलेगा कि एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है? तो वो ही बताया ना मैंने कि जब भी एरिया फाइंड करते हैं y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो x पे कौन है? वेलोसिटी. y पे कौन है? सॉरी, y पे कौन है? वेलोसिटी. x पे कौन है? टाइम. तो वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कट, क्या बचा? मीटर. आया समझ में? द एरिया एंक्लोज्ड अबाउट t एक्सिस इज पॉजिटिव. एरिया एंक्लोज्ड बिलो द t एक्सिस इज नेगेटिव. मानो कि समहाउ कभी कभी ऐसा भी ग्राफ आ जाता है जैसे v एंड t, लाइक दिस वन. तो a जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा और a वाला जो एरिया बनेगा वो नेगेटिव होगा. व्हाट इज सजेस्टिंग अस? हमने देखा था ना ऐसा ग्राफ नीचे जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? a बता रहा है o से a जा रहा है, a बता रहा है a से o वापस जा रहा है. या तो फिर a वाला अपवर्ड मोमेंट, जीरो वेलोसिटी, फिर वापस नीचे की ओर इंक्रीज होने लगता है. आया समझ में? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ग्राफ? याद आ रहा है? तो देखो ए ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो वेलोसिटी हुआ तो ए वाले पे पहुंच गए, आया ना? उसके बाद नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो नीचे की ओर आया तो नेगेटिव. तो अगर एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव. इसलिए डायरेक्शन का भी केयर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का ध्यान रखना ही पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव. बात क्लियर हो गया? Okay. Not that x versus t, not that x versus t, velocity versus t and acceleration versus t graphs shown in the several figures in this chapter, we have a sharp nicks at the some points, some points, that is implying that the functions are not differentiable at that point. Okay? या दिस पॉइंट. गॉट इट? देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने आगे कोई ग्राफ देखे हुए है ना, वैसे देखा नहीं है बट मैं बता देता हूं कि अगर हम कोई ऐसा सडनली चेंज वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं या देखते हैं, लाइक दिस वन, ऐसे चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया, तो सडनली चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? सडनली चेंज. तो अगर इसका मतलब ऐसा है कि सडनली फंक्शन चेंज हो जा रहा है, इस पॉइंट से फंक्शन चेंज, इस पॉइंट से फंक्शन चेंज, क्योंकि एक सेपरेट लाइन थी, ये अलग लाइन थी, ये अलग लाइन है, इसके बाद ये अलग लाइन है. हर एक लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सेपरेट इक्वेशन होता है या ना? अब इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिक्स के अंदर. कल थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था. तो ये जो निक्स है ना, तुरंत जो चेंज आने वाले निक पॉइंट है, वहां पे मैथमेटिक्स ऐसा बोलता है कि उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते उस पॉइंट का. आया समझ में? जस्ट दिमाग में घुसा देना है. मैथमेटिक्स वालों को तो पता ही होगा सॉरी, या तो वो पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है. कौन से फंक्शन का? कंटिन्यूअस. डिफरेंशिएशन करना है तो वो ऐसा नहीं समझेगा कि ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो रही है फिर चेंज हो रही है. वो तो ऐसा समझेगा ये लाइन नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है. आया समझ में?
तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि जहां पे ऐसे सडनली चेंज आते हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ में या वी वर्सेस टी ग्राफ में या ए वर्सेस टी ग्राफ में या कोई भी ग्राफ में मैथमेटिक्स के अंदर, हम वहां पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं नहीं है। बट हम तो साइंस में वही चीज पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंशिएबल है, फिजिक्स के अंदर वही पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंशिएबल है। अल्टीमेटली अवर एजम्पशन इज दैट दोज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अल्टीमेटली हमारा एजम्पशन क्या हो गया कि वो सारे फंक्शन कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात क्लियर हो गई है या ना? ओके, सम पॉइंट्स इंप्लाइंग दैट फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, वो तो मैंने बता दिया। इन द रियलिस्टिक सिचुएशंस द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ विल बी स्मूथ यानी कंटिन्यूअस। अगर चेंज होना भी है ना तो मानो कि ऐसे चेंज नहीं होगा, चेंज होना भी है ना स्मूथली चेंज होगा, सडनली चेंज होगा नहीं। सडनली चेंज बता रहा है, अब दोनों का जगह चेंज करना पड़ेगा। गुजराती बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, आगे की बेंच पे आ जाओ, थर्ड बेंच पे आ जाओ, जाओ, क्योंकि साथ में ना, तू वहीं पे बैठ, साथ में है ना, मस्ती करते रहते हो। हाँ अब पढ़ो शांति से। तो सडनली चेंज नहीं होगा, ओके कैसा चेंज होगा, स्मूथली। ये दिख रहा है ना कर्वेचर शेप, दैट्स रिप्रेजेंट द स्मूथ चेंज। बात क्लियर हो गई? So what is this sorry, what this means is that physically is that acceleration and velocity cannot change value abruptly at instant। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मान लो कि मैं x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी देता था, याद आ रहा है? तो अगर या उसका डिफरेंशिएशन dx by dt मुझे वेलोसिटी देता था, याद आ रहा है? तो ए वेलोसिटी मतलब कि ये सडनली चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी धीमे धीमे स्मूथली चेंज होगी। जब ग्राफ भी स्मूथली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी मुझे कैसे मिलेगी, स्मूथ चेंज। अगर मान लो कि आप बाइसिकल राइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाइसिकल राइड, जिस सेकंड पे आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना है, आपने जैसे ब्रेक लगा दिया तो क्या वो तुरंत स्टॉप हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक सम सेकंड, थोड़ा तो आगे शिफ्ट होगा कि नहीं। मैंने सोचा ब्रेक लगा वो खत्म कर दूं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी, वो थोड़ा तो आगे जाएगा, नहीं तो ड्रिफ्ट भी होगा, लेकिन होगा तो सही, यस और नो? तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते, स्मूथली चेंज होगा, धीरे धीरे करके रिड्यूस हो गया, धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी मेरे पास है, मैंने ब्रेक लगा के रखी हुई है, छोड़ दिया 100 मीटर पर सेकंड, 100 किलोमीटर पर आवर, कभी नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? एंड दैट्स व्हाई फिजिकली ऐसा मतलब निकल के आया कि वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यूज, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज एब्रप्टली, तुरंत चेंज नहीं करेंगे at any instant, but they are change always continuous, धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। बात क्लियर हो गई? 9th में आपने इक्वेशंस पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशंस के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, 3 इक्वेशन पढ़े थे और तीनों को आपने ग्राफ से डिराइव भी किया था। वापस वही आया, डिराइव द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। दिस क्वेश्चन कमिंग इन 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स में आएगा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 फॉर द वेक्टर नोटेशन, चैप्टर नंबर 4 प्लेन इन मोशन वेक्टर नोटेशन में करेंगे, एंड चैप्टर नंबर 7 रट के बैठा है ना मेरे जैसे, ओके चैप्टर नंबर 7 दैट इज अबाउट रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में भी आएगा। तो वापस एक ही क्वेश्चन 3 चैप्टर में अलग अलग तरीके से आएगा, क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है। आया समझ में? यहाँ पे सिर्फ वी लिखते हैं, चैप्टर नंबर 4 में जाके वी वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे V0 लिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में जाके V0 वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे A लिख रहे हैं, वहां पे जाके A वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंबल के ऊपर एरो, बस इतना ही चेंज है, बाकी थ्योरी रिमेन सेम। और अगर यहाँ पे A लिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में जाके अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे V लिख रहे हैं, वहां पे हम ओमेगा लिखेंगे। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशन होता है तो एंगल चेंज होता है, तो एंगुलर नाम आ जाता है। ओके जब आएगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन तब मेरा एम अभी यहाँ पे ये है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि यहीं पे से 3 आंसर लिखते हैं। कभी कभी मेरे से तो हो जाता है, एक ही पेपर में तीनों क्वेश्चन दिखने मिलते हैं, फायदा हो जाता है ना ऐसा केस में। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 3rd में से पूछा, 4th में से पूछा, 7th में से पूछा, तो हो जाता है, ऐसा मैं नहीं करूंगा गलती, बट हो गया तो फायदा है आपका। चलो नाउ एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v0। देखो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, v0 है, एंड t टाइम पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है,
v, तो t टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी v है, दिख रहा है या ना? दिखा ना? हमने 9th में u लिया था, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया था? u। यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं? v0, और कोई फर्क नहीं है। गॉट इट? नाउ एक्सेलरेशन फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? तो बेटा ये v वर्सेस t ग्राफ है, तो आपको पता है ना, वाइड क्वांटिटी डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आया समझ में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वो मुझे कैसे पता चला? तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन v वर्सेस t। ओके, अगर मुझे पता नहीं मैंने इससे आगे बताया है कि नहीं बताया है, बट लेट मी कंक्लूड दैट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में मैं कंक्लूड कर लेता हूं। आप याद रख लेना कि देखो, सबसे पहले मोशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है। ओके, और इसलिए अगर मैं x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करूं, x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करूं, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और एक्सेलरेशन तो 0 है। अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट यहां पे आएगा 0 एक्सिस पे। आया समझ में? क्लियर हो गया यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इज द विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इज विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन लाइज अंडर विच मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन सेम है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। आया समझ में? Okay, so where am? Yes, uniform accelerated motion is the type of non-uniform motion. Uniform accelerated motion मतलब acceleration क्या होगा? Constant. तो over here v does not constant. अगर v constant होता तो यहाँ पे नहीं चला जाता, बट यहाँ पे constant कौन है? a constant. इसलिए अगर आप x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्वेचर मिलेगा। क्यों कर्वेचर मिलेगा? स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ पे आ जाता ना यूनिफॉर्म मोशन में, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसा होगा? कर्वेचर। आया समझ में? कोई भी कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हो। अभी मुझे सिर्फ आपके माइंड में आइडिया डालना है कि ग्राफ कैसा हो सकता है। हाँ, बट अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो वो ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन था तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, देखा? तो वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? स्ट्रेट लाइन है तो उसके बाद का क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके बाद का क्वांटिटी एक्सेलरेशन डेरिवेशन से मिलता है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पैरेलल। आया समझ में? अब यहां पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ना तो v कांस्टेंट है ना तो a कांस्टेंट है, सबसे इरेगुलर मोशन। आया समझ में? तो x भी कर्वेचर, v भी कर्वेचर, a में भी कुछ पता नहीं, स्ट्रेट लाइन हो सकता है शायद, a कांस्टेंट भी, मतलब एक a जो है ना उसका वैल्यू धीरे 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 इक्वली चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वहां पे सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन चेंज हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, अगेन 2 केस हो सकते हैं। आया समझ में? तो यहां से आपको आइडिया आ गया कि मैंने इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला, क्योंकि उसका v वर्सेस टाइम ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। आपको ए पकड़ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैंने पूरा हिस्ट्री सिखा दिया। बात समझ में आया? अब ये हिस्ट्री को दिमाग में छाप के चलोगे ना, तो कोई भी ग्राफ देख के बता पाओगे कि यूनिफॉर्म मोशन में लाई कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में लाई कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में लाई कर रहा है। बात क्लियर हुई है ना? ओके, तो दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों वैल्यू सेम होती है। जैसे कि अगर आपके फिजिक्स में भी 90 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में भी 90 आए, मैथ्स में और बायो में भी 90 आए, तो आपके टोटल मार्क्स 270 हो गए, डिवाइड बाय 3, एवरेज मार्क्स भी 90। इंस्टेंटेनियस मार्क्स मैथ्स, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो थे वही के वही आपका एवरेज हो गया। जब कोई चीज कांस्टेंट होता है तो एवरेज भी क्या हो जाता है, सेम। इसलिए सिर्फ एक्सेलरेशन बोला है। बात समझ में आया? बाकी हम फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, स्लोप, दैट इज चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी, स्लोप ऑफ लाइन। चेंज इन y क्वांटिटी, लिसन केयरफुली, चेंज इन y क्वांटिटी, तो a से b जाने में y कितना चेंज हुआ, b से लेके c जितना। तो नीचे से यहां o से लेके a तक का कितना वैल्यू था, और o से लेके यहां तक का कितना वैल्यू था, v कितना था, v। तो मुझे a दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल v था, उसमें से v0 कट करना है। वापस जिसको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं कि इतना वैल्यू v0 था, और एक टोटल वैल्यू कितना था, v था। गॉट ना? b के क्रॉसपॉन्डिंग v वेलोसिटी है, c के a के क्रॉसपॉन्डिंग v0 वेलोसिटी। तो मुझे सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, कितना होगा, तो v माइनस v0, तो v माइनस v0 ओवर t माइनस 0। क्यों? अगर देखो, अपने लॉजिक से भी लिख सकते हो, लेकिन नाम फिगर का बना देना। ग्राफिकल मेथड बोला है ना इन लोगों ने, कौन सा मेथड बोला है, ग्राफिकल, तो ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। बाकी है तो अपने जैसा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0। तो बोलो v माइनस v0 बाई टी आ गया। ए टी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक स्टेप ऐड कर लेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस v0, बराबर ना? मुझे v चाहिए, v0 उधर चला जाएगा, तो v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और हम पूरे बुक में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही स्टडी करने वाले हैं, जो सबसे नॉन यूनिफॉर्म में तो लाई करता है, रियलिटी में तो लाई करता है, बट उसमें भी एक स्पेसिफिक केस है। ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टी टाइम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OABCD। अभी बताया था ना, v वर्सेस t ग्राफ में एरिया फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमारा ग्राफ कौन सा था, AB था, आया ना? ए ग्राफ AB था। इस AB लाइन ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया है, तो ये ट्रेपेजियम बन गया। O से लेके A से लेके B से लेके D या CD लो, और फिर वापस कहां पे आ जाओ, O। तो उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। अब इस ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में बांट के दिया हुआ है, वन इज द रेक्टेंगल एंड सेकंड इज ट्राइंगल। दिख रहा है ना? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो, एरिया ऑफ OABCD, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ होता है, तो 0 से लेके t तक का है, तो कितना हो गया, t हो गया। और ए ब्रेथ, यहां से लेके यहां तक का ब्रेथ, वो 0 से लेके v0 तक का है, तो v0 हो गया, तो v0 इंटू टी। अब यहां पे 1/2 बेस होता है AC, जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वापस कितने जितना है, t जितना है, और दिस इज द हाइट, जो v माइनस क्या है, v0। तो दोनों चीज यहाँ पे लिखी हुई है, v0t प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस t था, हाइट कितना था, v माइनस v0। गॉट इट ना? आया ना? उसके बाद एक स्टेप ऐड कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू करके, इक्वल्स टू v0t, दिख रहा है v0t, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, बट इस v की जगह पे ऑलरेडी हम फाइंड करके लाए, v0 प्लस 80। याद आ रहा है v की जगह पे? फिर पीछे क्या दिख रहा है, माइनस v0, फोकस हटाना नहीं है, इंटू टी, v0 माइनस v0, तो 80 इंटू टी बन गया सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। भरपूर न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर से, तीनों के तीनों फॉर्मूला रेडी हो जाने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला, अप साइड v इक्वल टू v0 प्लस 80, अनदर फॉर्मूला x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गॉट इट ना?
अब बेटा एवरेज एक्सेलरेशन है, यस और नो? इसीलिए अगर मुझे वेलोसिटी को एवरेज करना हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था v0, फाइनल वेलोसिटी कितना था v, तो मैं v प्लस v0 डिवाइड बाय क्या कर दूं, तो दैट इज माइन एवरेज वेलोसिटी, और मैं एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल अगेन गेट डिस्प्लेसमेंट, है या ना? तो न्यू फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय विच वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस v0 डिवाइड बाय 2 इंटू t। आया समझ में? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ v, ओके नहीं सॉरी माय मिस्टेक, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ t। किसका वैल्यू पुट करूंगा, t। अब ये t का वैल्यू कहां से आएगा, तो जहां पे हमने इक्वेशन 1 डिराइव किया था v इक्वल्स टू v0 प्लस at, तो ये v0 इधर आएगा, v माइनस v0 इक्वल्स टू at, तो व्हाट इज द t, v माइनस v0 अपन a आ जाएगा, मैं इस t की जगह पे वो रख देता हूं v माइनस v0 अपन a। आया समझ में? अब 2 इंटू a x के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2x हो गया, v प्लस v0 v माइनस v0 a प्लस b a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस v0 स्क्वायर को उधर ले आओ, तो 2ax प्लस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो फॉर्मूला इस तरह से लिखना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2x, थर्ड फॉर्मूला। आया समझ में? जो मैंने करवाया वो नीचे लिख के भी दिया है, टी का वैल्यू निकाल के लाए, रखा, और फाइनली ये फॉर्मूला रेडी हुआ। आप ऐसे भी याद रखो तो भी चलेगा, वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, या इस माइनस v0 स्क्वायर को उधर भेज दो तो प्लस v0 स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट ना? और इस तरह से टोटल कितने फॉर्मूला बन गए, 3। कितने बन गए, 3। अब अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो राइट एज फॉलो। अभी जो हमने देखा था ना, उसमें हमने ऐसा देखा था कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे हमारा पोजीशन ओरिजिन पे है, यानी x0 मतलब इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 है। कितना है, 0। इसलिए जहां पे आपने x लिखा है ना वो और कुछ नहीं, x2 माइनस x1, दूसरे पोजीशन को हमने x लिया था और पहले पोजीशन को हमने क्या लिया था, 0। इसलिए आंसर क्या आ गया, x। डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ गया, x। जहां जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट था हमने x लिया था, है या ना? क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन हमने कहा माना था, 0, ओरिजिन पे माना था, है या ना? बट मानो कि अगर वो ओरिजिन पे नहीं है तो मुझे x2 माइनस क्या करना पड़ेगा, x1। सपोज फाइनल पोजीशन x है लेकिन इनिशियल पोजीशन x0 था, क्या था, x0। कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन था जिसको मैं x0 बोल रहा हूं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी को v0 बोल रहा था, वैसे इनिशियल पोजीशन को मैं क्या बोल रहा हूं, x0। तो मेरा अब क्वांटिटी x माइनस x0 होता, जो मेरा पहले x बन रहा था, है या ना? तो जितने भी फॉर्मूलाज थे ना उसमें x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, x माइनस x0। तो उसमें पहले फॉर्मूला में तो x है ही नहीं, तो वो तो रिमेन सेम, v इक्वल्स टू v0 प्लस at। लेकिन आपको पता है दूसरा फॉर्मूला हमने ऐसा निकाला था, x इक्वल्स टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, याद आ रहा है? तो अब इस x की जगह पे मैं x माइनस x0 रखूं तो माइनस x0 उधर चला जाएगा, प्लस x0 हो गया। और a वाला फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, इसमें x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, तो मतलब इनिशियल पोजीशन अगर मेरा x0 भी डिफाइंड है तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा। अगर 0 है, ओरिजिन पे है, तो a फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो सब कुछ क्लियर। अगर ओरिजिन पे है तो x0 0 हो जाएगा, तो वापस ऊपर वाला आ जाएगा 2x, यहाँ पे x0 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। आया समझ में? तो एक जनरल फॉर्मूला, अगर हमारा इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं होता है तो हमें x0 को लेना है, अगर ओरिजिन होता है तो x0 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। बात क्लियर हो गया, है या ना? ओके। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है लेकिन फिर भी है कि अ पार्टिकल विद द इनिशियल वेलोसिटी v0, एमसीक्यू में बहुत काम आ सकता है कि एक पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v0, which is moves with the constant acceleration a in a straight line। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है, a। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड। काफी बार पूछा जाता है कि आपको बोल दिया जाता है कि किसी स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 4th सेकंड। कौन सा सेकंड में, 4th। तो 4th सेकंड का मतलब क्या है पता है, 3 से लेके 4 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 4 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल किया था, -3 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल किया था। दिस इज जस्ट लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप समेशन करते हो ना तो पहले से लेके लास्ट तक का समेशन देता है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, x इक्वल्स टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, जिसमें v0 भी और a भी है और टाइम भी आपको दिया गया है, तो आपको वो 0 से लेके फाइंड करके देगा 4 तक का, 0 से लेके फाइंड करके देगा 3 तक का। लेकिन आपको पूछा गया था विच सेकंड, जो 3 से 4 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप पहले 4 सेकंड का फाइंड कर लोगे एंड देन
3 सेकंड का कट कर लोगे. दिस इज अ लॉजिक. लंबा वे करना है तो, लंबा वे करना है तो. बट अगर इस न्यूमेरिकल को पढ़ लिया और उसमें लास्ट वाला फॉर्मूला याद रख लिया तो उसमें सिर्फ एन की वैल्यू रखनी होगी और क्लियर हो जाएगा. समझते हैं? जो लॉजिक आपने अप्लाई किया था वही आ गया. अगर 4 सेकंड में पूछा तो 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड ऐसा था ना. अगर n सेकंड में पूछा तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड. फॉर्मूला क्या था? x बोलो या d बोलो डिस्टेंस के लिए, v0t प्लस 1/2 ad स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पहले के लिए टाइम कितना है? n, तो v0 n 1/2 an स्क्वायर. दूसरे के लिए टाइम कितना है? हेलो, ओके. सो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n-1 t की जगह पे. गॉट इट ना? अब ये तो v0 n प्लस 1/2 an स्क्वायर है. अब इसको n से मल्टीप्लाई करो. v0 n v0 दिख रहा है. यहाँ पे हाफ a by 2 इंटू n. ओके, a/2 का a/2 ही रखा. यहाँ पे n-1 होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ब्रैकेट को स्किप कर देता हूं. v0 n 1/2 an स्क्वायर ए माइनस v0 n माइनस माइनस प्लस v0. अब यहाँ पे दो काम करने हैं, मल्टीप्लाई भी करना है और आगे माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है. तो a/2 n स्क्वायर और आगे माइनस बोलते जाना. माइनस 1/2 n स्क्वायर. 2 कट हो जाएगा. है ना? प्लस माइनस माइनस, लेकिन और आगे एक माइनस है प्लस, और यहां से a और यहां से an. आया समझ में? a/2 इंटू 1 a/2, लेकिन आगे माइनस है, माइनस a/2. बात क्लियर हो गई? है ना? क्या क्या कट हो सकता है? प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 an स्क्वायर कट हो गया. v0 n कट हो गया. तो बाकी क्या बचा? v0 an a/2, v0 an माइनस a/2. इन शॉर्ट v0, अगर मैं a/2 ये दोनों में से कॉमन निकालू, an कहां से आया? ओके, n मल्टीप्लीकेशन में था. अगर मैं a/2 कॉमन निकाल लू तो इसमें तो 2 था नहीं ना, फिर भी डिवीजन में 2 निकाला, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यहां से a/2 निकल गया तो क्या हो गया? 1. तो अभी जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था जिसमें शायद मैंने v0 को 20 बोला था ना, 20 मीटर पर सेकंड बोला था ना, और a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला था, और n इक्वल टू विच सेकंड बोला था? 4. सिंपली इसमें रखना है कि 20 प्लस a/2 5/2 और n की जगह पे 4, 8 माइनस 1, तो 20 प्लस 7 इंटू 5 35/2 17.5 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. फटाफट से आ जाएगा. एमसीक्यू है तो ये याद रख सकते हो, थ्योरी है तो डिराइव कर लेना है. आया समझ में? न्यूमेरिकल में भी पूछ ले तो भी डिराइव कर लेना है. n की जगह पे 4 और यहाँ पे n-1 की जगह पे 3, फटाफट से आ जाएगा. भूल भी जाते हो तो भी लंबा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. बट मेन बात खास करके नीट जी के एग्जामिनेशन में ऐसी होती है कि टाइम सेविंग. कहीं पे अगर आप टाइम बता सकते हो तो वो, बट ये शॉर्टकट है तो अल्टीमेटली आपको शॉर्टकट याद रख के जाना पड़ेगा. जितना आपका मेमोरी पावर ज्यादा उतना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस ज्यादा मिलेगा. और फॉर इंक्रीज इन द मैक्सिमम मेमोरी पावर यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. आपको मैक्सिमम अपने बुक के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल इतना सा है, बाकी 12th में बहुत ज्यादा है, जो जेडब्ल्यू और नीट में प्रिपरेशन में पता चल जाता है. आए समझ में? बट साथ में देखो अगेन अपने पोटेंशियल पे है, साथ में कर सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं कर सकते हो तो पहले बोर्ड को कंप्लीट करो एंड देन यू विल टेक द ट्रैक. आया समझ में? चलो. व्हाट इज द फ्री फॉल? राइट द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली आएगा यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग. फ्री फॉल क्या है और फ्री फॉलिंग के लिए इक्वेशंस लिखने हैं. तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इन अ विच डायरेक्शन? क्योंकि फ्री फॉल नीचे की ओर होता है तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. इफ द एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, जब हम ग्रेविटेशन के अंदर किसी मोशन का स्टडी करते हैं तो जनरली हमारा एजप्शंस होता है एयर रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है? निग्लेक्ट कर देना है. अगर इस एयर रेजिस्टेंस को आप निग्लेक्ट कर दोगे ना तो फिदर, पीछू और एक स्टोन या तो फिर लोहे का बॉल, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करोगे ना, दोनों साथ में नीचे आएंगे.
दोनों साथ में नीचे आएंगे। ओके, मुझे कल याद करवाना, मैं आपको वीडियो बता दूंगा। आपको बिलीव नहीं होता होगा, लेकिन हो जाएगा ऐसा। ओके, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, निग्लेक्ट किया है। क्या किया है, निग्लेक्ट। देन दिस टाइप ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ फ्री फॉल। हियर एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, अपर डायरेक्शन को हम क्या बताएंगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव एक्चुअली में क्या बता रहा है, डायरेक्शन नीचे की ओर। दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी बोलते हैं, और दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बात क्लियर हो रही है दिमाग में? ओके, तो अगर हमें जो इक्वेशंस थे हमारे पास, कौन कौन से इक्वेशन थे, बोलो बेटा। v इक्वल्स टू v0 प्लस at, ओके, x इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड 2ax इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ऐसे ही थे ना। अब इसके अंदर v इक्वल्स टू v0 प्लस at में एक ही जगह पे हम रखेंगे माइनस जी, और v0 फ्री फॉल करना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी देना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या था इसका, 0, यानी कि v0 0, एक ही जगह पे माइनस जी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, v इक्वल्स टू माइनस जी टी फॉर फ्री फॉल मोशन। ओके, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे x लिखो या डिस्टेंस का d लिखो, आपको समझना है नोटेशन। तो d लिखा हुआ है, वापस इसमें v0 की जगह पे, ओके, उन लोगों ने डिस्टेंस को फिर हाइट भी बोल दिया, क्योंकि कुछ हाइट से वो फ्री फॉल करेगा ना, तो डिस्टेंस को उन्होंने हाइट लिया। क्या लिया, हाइट लिया। गॉट इट? तो अब वो नीचे की ओर हाइट आएगा, मतलब नीचे की ओर हाइट को ट्रैवल करेगा। तो नीचे की ओर के लिए क्या लेंगे, माइनस एच लेंगे। v0t तो वापस क्या हो जाएगा, क्योंकि v0 की जगह पे हम 0 पुट करने वाले, तो 0 इंटू टी 0। एक ही जगह क्या पुट करने वाले हैं, माइनस जी। क्या पुट करने वाले हैं, माइनस जी। तो माइनस भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस। तो दूसरा फॉर्मूला क्या क्या हो गया, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन जो 2ax था उसकी जगह पे d लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। बट आपको पता है कि v0 तो कितना लेना है, 0, एक ही जगह पे माइनस जी, डी डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रैवल करना है, माइनस एच माइनस माइनस प्लस, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो v इक्वल्स टू √2gh। अगर आपको हाइट दिया जाए कि भाई वो 5 सेंटीमीटर से फ्री फॉल कर रहा है, तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप इसमें सिर्फ 5 रख दो, g इक्वल्स टू 9.8। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि भाई वो 5 सेकंड तक फ्री फॉल कर रहा है, तो फिर उसने कितना डिस्टेंस, कितना हाइट ट्रैवल किया होगा, तो इसमें टी की जगह पे 5 रख दो, और जी 9.8 है, तो हाइट मिल जाएगा। आया समझ में? आपको बोला जाएगा कि भाई अगर उसको फ्री फॉल करवा रहे हैं 5 सेकंड तक, तो उसके में कितना वेलोसिटी जनरेट होगा, तो इस इक्वेशन से भी मिल जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस जी टी। ये वाला इक्वेशन से भी मिल जाएगा, इसमें टाइम दिया है तो मिलेगा, और उससे भी वेलोसिटी मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या देना चाहिए, हाइट। बात क्लियर हो गई, है या ना? कोई डाउट? Okay, draw the A versus T graph, V versus T graph, and X versus T graph for the falling object falling freely. 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं जो फ्री फॉल के लिए। तो आपको पता है सबसे पहला ग्राफ जो है वो किसके लिए शो किया गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है, और ये कौन सा दिया, यहाँ पे ए एक्सिस किसकी होगी, सॉरी मैं मिस्टेक, ए एक्सिस कौन सी होगी, टाइम की। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो हमने नेगेटिव लिया था, इसलिए टाइम एक्सिस से कहा आ जाएगा डाउन साइड, नेगेटिव नीचे होते हैं, पॉजिटिव ऊपर होते हैं। और आपको वो भी पता है कि वो फिक्स वैल्यू है, तो -10 से थोड़ा ऊपर, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भले टाइम पास होगा, एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, दिख रहा है? सो द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू द नेगेटिव जी, एंड दस द ग्राफ shows the change in acceleration with respect to time. फिर दूसरा कौन सा फाइंड करना है, वेलोसिटी। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बताया था। एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। बट यहां पे ध्यान देना, नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन आएगा। आया समझ में? बात क्लियर हो गई? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, तो अभी हमने इक्वेशन भी निकाला था, v इक्वल्स टू माइनस जी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y एक्सिस पे हमने किसको लिया, वेलोसिटी को, x एक्सिस पे हमने किसको लिया, टाइम, और c है नहीं, मतलब जब c 0 होता है ना, मतलब इस टाइप का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है।
कैसा ग्राफ होता है? और जब C 0 होता है ना स्पेशली, तब वो ओरिजिन में से पास होता है। यू कैन चेक इट आउट हियर। जब C 0 होता है तो किस में से पास होता है? ओरिजिन में से। बात क्लियर हो गई? तो स्ट्रेट लाइन क्यों मिला, क्लियर हो गया, इक्वेशन से भी प्रूव हो गया। गॉट इट ना? और अगेन x की बात आती है। किसकी बात आती है? x यानी डिस्टेंस ट्रैवल या तो फिर हाइट ऑफ फ्री फॉलिंग। तो h का यूनिट, h का इक्वेशन t के रिस्पेक्ट में, तो h का इक्वेशन t के रिस्पेक्ट में 1/2 gt स्क्वायर था, आया ना? और आपने पढ़ा था ना 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कर्वेचर शेप में होते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया हो तो पता नहीं मुझे बट आपने 10th में इतना तो एमसीक्यू में किया था कि अगर मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो जो एक्स एक्सिस में जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे, ऐसा फाइंड किया था। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप होता है। दिस इज स्वामीनारायण का चौला, पैराबोला। ओके, इसको पैरा बोलता है, वो पैराबोला से बोला जाता है, वो वापस चला जाएगा। बट दिस इज हाइपरबोला, दिस शेप इज हाइपरबोला, वो वापस नहीं मुड़ेगा, सीधा एक्सिस को पैरेलल जाएगा। आया समझ में? तो आपने लाइन पढ़ा, सर्कल पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ा, मैथमेटिक्स में ये दो शेप भी है, पैराबोला एंड हाइपरबोला। इसके बाद इलिप्स आता है। इलिप्स मतलब ओवेल शेप, सर्कल नहीं, सर्कल की जगह पे ओवेल शेप, इलिप्स बोलते हैं उसको। तो बात क्लियर हुई? तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो क्वाड्रेटिक में ऐसा पैराबोला का एक पार्ट आ गया। गॉट इट? दैट h इक्वल्स टू विच, अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन? 1/2 gt स्क्वायर। अगेन ये ग्राफ भी नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है, मतलब नेगेटिव माना हुआ है, दैट्स वाई। तो तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए और तीनों ग्राफ आपने रेडी भी कर लिए। याद रह जाएगा ना? हाँ या ना? कितने क्वेश्चन बाकी रहे? 1 2 3 4 5। ओके देन, कल खत्म करेंगे इसको।